सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य विशेषताओं की चर्चा कर रहे थे और सबसे पहले जिस विशेषता की चर्चा करेंगे उसका नाम है विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता। हम सब इस बात को जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। कैसे थी? क्योंकि सबसे पहले उत्कृष्ट कोटि की नगरों का अस्तित्व जिस सभ्यता में मिलता है उसका नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसके बाद जो मुख्य तथ्य है जो आपको ध्यान में होना चाहिए वही है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता किसी विद्वान इतिहासकार ने नाम दिया था या बस ऐसे ही सर्वसाधारण ने कहना शुरू कर दिया? तो ध्यान रखना, इसके पीछे तीन नाम आएंगे। एक तो आएगा गार्डन चाइल्ड का। किसका नाम आएगा? गार्डन चाइल्ड का। एक आएगा कर्नल श्यूअल का, आएगा कर्नल श्यूअल। और इसके बाद अंत में आएगा रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा, ये तीन नाम आएंगे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लिए नगरीय सभ्यता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। सबसे पहले गार्डन चाइल्ड की बात करें तो गार्डन चाइल्ड ने सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय क्रांति के नाम से पुकारा था, इस बात को याद रखिए। उसके बाद बात करें कर्नल श्यूअल और रामचंद्र गुहा, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहकर पुकारा था, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद बात करें मातृस्थात्मक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व में ये जो मातृस्थात्मक सभ्यता थी, कारण क्या था? क्योंकि इस सभ्यता से जो मूर्तियां, मुद्राएं और मोहरे प्राप्त हुई है उनके ऊपर नारी का चित्रण ज्यादा मिलने की वजह से इसको क्या नाम दिया गया? मातृस्थात्मक सभ्यता। उसके बाद बात करते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहले कांस्य का इस्तेमाल हुआ था, इस वजह से इसको क्या कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। उसके बाद बात करें कांस्य का प्रयोग या कांस्य के जो बने उपकरण थे उनका प्रयोग कृषि कार्य में आसानी से होता था, इस वजह से इसमें कांस्य का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता। अब हमने कल भी बात की थी कि इतिहास को काल क्रम के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब वह इतिहास का वह कालखंड जिसमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था और उस काल से संबंधित कोई भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता, उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। यानी आप सरल भाषा में कह सकते हो कि वह काल जिसमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था वो कौन सा काल था? प्राग ऐतिहासिक काल था। उसके बाद बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। तो आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड होता है जिसमें लेखन कला का विकास तो हो गया था, लेकिन लेखन कला को आज तक मनुष्य ना तो भली भांति उसको पढ़ पाया और ना उसे सही तरीके से समझ पाया, उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल का सीधा सा मतलब हो गया कि लेखन कला का विकास भी हो गया और मनुष्य ने उस लिखित साक्ष्य को अच्छी तरीके से पढ़ा है और समझा भी है, तो उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। अब सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग की कैसे है? क्योंकि सिंधु जो लिपि थी उसको कई नामों से पुकारते, जैसे बस्ट्रोफेदम या गौमुत्रिका लिपि के नाम से उसको बोलते हैं या भाव चित्रात्मक लिपि भी उसको बोला जाता है। तो ये कई सारे नाम दिए जाते हैं। तो उस लिपि को आज तक आधुनिक मानव ने सही तरीके से ना तो उसे पढ़ पाया और ना ही उसे समझ पाया, तो इस वजह से इसको किस युग में रखेंगे? आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता में रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं अद्वितीय नगर नियोजन व्यवस्था। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन व्यवस्था थी उस नगर नियोजन व्यवस्था के प्रकार की विश्व में अन्य किसी भी सभ्यता में इस प्रकार का नगर नियोजन नहीं पाता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की जो व्यवस्थाएं थी वैसी व्यवस्थाएं विश्व की किसी अन्य व्यवस्था में नहीं मिलती। जैसे कि नगरों का दो भागों में बंटा होना, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी भाग में दुर्गीकृत क्षेत्र होना, पूर्वी भाग में नीचा क्षेत्र होना, यानी कि जन सामान्य या जन समूह का निवास स्थान होना। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ महाविद्यालय के साक्ष्य मिलते हैं, स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं और अन्नागार के मिलते हैं, स्नानागार के मिलते हैं और भी कई सारे सभा स्थलों के साक्ष्य मिलते हैं। उस प्रकार के साक्ष्य कहीं अन्य सभ्यताओं में एक साथ देखने को नहीं मिलते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ नाली पत्ती भी पाई जाती थी, सड़कों का जो ग्रिड सिस्टम था वो भी पाया जाता था। तो नगर के निर्माण में काफी सारी चीजों को सोच समझ करके बनाया जाता था। उसके बाद बात करें उन्नत जल निकास प्रणाली की। अभी उन्नत जल निकास प्रणाली क्या थी? तो ये जब सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़क हुआ करती थी तो सड़क के बीचों बीच ऐसे नाली बनती थी। नालियों में ईंटों का इस्तेमाल भी होता था, पक्की ईंटों का। उसके अलावा चूना पत्थर का भी इस्तेमाल होता था और सामान्य पत्थर का भी इस्तेमाल होता था, इस बात को ध्यान रखिए। अब उसमें क्या थे? सोखते गड्ढे टाइप में थे। एक गड्ढा बना दिया और गड्ढे में एक मटकी रख दी, फिर मटकी के फिर नीचे मटकी, फिर मटकी के नीचे फिर मटकी।
इस प्रकार से 5 फुट पे, 10 फुट पे, 20 फुट पे जो भी उनकी दूरी निश्चित थी, उस प्रकार से नाली बना करके उनमें ऐसे सोखते गड्ढे टाइप बना दिए और पानी धीरे धीरे करके उनमें सोखता चला जाता था। तो ये उन्नत जल निकास प्रणाली थी उनकी, यानी कि आज से लगभग 3,000-4,000 साल पहले उनके पास ऐसी तकनीक थी जो हम आज सरकारी योजना में इसका नाम देख रहे हैं। उसके बाद बात करें, अच्छा, उन्नत जल निकास प्रणाली का एक तथ्य ये भी है कि हेमचंद्र राय चौधरी जो भारतीय इतिहासकार, उन्होंने ये भी कहा है कि क्रीट की राजधानी मोसस को छोड़ करके बाकी, यानी कि एक तो सिंधु घाटी सभ्यता होगी और क्रीट की राजधानी मोसस को छोड़ करके बाकी किसी भी सभ्यताओं में इस प्रकार की जल निकास प्रणाली नहीं पाई गई थी। इस बात के आधार की ये कथन किसका था? डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का था। उसके बाद बात करते हैं मोहरों का बड़ी मात्रा में मिलना। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के स्त्रोतों में मोहरों का भी विशेष योगदान है। अब मोहरे अगर इस प्रकार आए कि सबसे ज्यादा मोहरे किस स्थल से मिले हैं, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा तो मिलेगी कहां से मिलेगी? मोहनजोदड़ो से मिलेगी। लेकिन प्रश्न यूं है कि अभिलेख युक्त मोहरे कहां से प्राप्त हुई है? लिखित जो उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, अभिलेख युक्त मोहरे कहां से है? तो उत्तर होगा हड़प्पा से। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद बात करें स्वच्छता व जीवन की गोपनीयता के प्रति संवेदनशील, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी, जो नागरिक थे, वो अपनी स्वच्छता और जो निजी जीवन, उनका जो व्यक्तिगत जीवन होता था, उनके प्रति वो संवेदनशील कैसे थे? तो अधिकांश जो इतिहासकार विद्वान है उनका एक तर्क है, और तर्क इस प्रकार है कि आप इस बात को जानते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब नगर नियोजन पढ़ते हैं तो नगर नियोजन में उन लोगों के जो मकान थे, उन मकानों के दरवाजे सड़कों की तरफ न खुल करके सड़क के विपरीत दिशा में खुलते थे। यानी कि सड़क, आजकल जो अपने घर होते हैं, घरों के दरवाजे कहाँ खुलते हैं? सड़क के ऊपर खुलते हैं, रोड पे खुलते हैं। उस समय क्या था कि घरों के जो दरवाजे थे वो रोड पर न खुल करके रोड के विपरीत दिशा में खुलते थे। यानी कि उन घरों का दरवाजा रोड की तरफ न करके मकानों की पीठ रोड पर होती थी। इसका कारण विद्वान देते हैं कि इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहली बात तो उसमें सड़कें जो थी वो सामान्यतः कच्ची होती थी, और दूसरा आवागमन के लिए जिस चीज का इस्तेमाल होता था वो थी बैलगाड़ी। अब स्वच्छता का इसलिए हो गया क्योंकि कच्ची सड़कें और बैलगाड़ी जब निकलेगी, बैलगाड़ियों का झुंड निकलेगा, तो जो धूल मिट्टी के कण है वो उनके, अगर दरवाजा इधर होगा, रोड की साइड में होगा, तो पूरा का पूरा जो धूल मिट्टी कण वो कहाँ आएगा? घर में आएगा, तो साफ सफाई की जो असुविधा पड़ जाएगी। एक तो बात ही, अगर दरवाजा इधर होगा, इनकी रोड की विपरीत दिशा में होगा, तो हो सकता है मकान का जो पिछला हिस्सा है उसके उस तक वो क्या होगा? धूल मिट्टी कण सीमित होगा, यानी कि घर के अंदर तक वो धूल मिट्टी कण नहीं आ पाएगी। यानी कि जो रास्ते की, जो गली की जो गंदगी होगी वो घर तक नहीं आएगी हवा के माध्यम से। उसके बाद बात करते हैं जीवन की गोपनीयता के प्रति संवेदनशील कैसे थे। एक तो बात ये स्वच्छता वाली होगी। दूसरी बात, हम सब इस बात को जानते हैं कि जब हमारा जो घर का जो दरवाजा होता है वो रोड की तरफ खुला होता है, तो हो सकता है कि रास्ते में जो गली में जो लोग निकल रहे हैं वो हमारे घर की तरफ ताके झांके करें। हो सकता है, ये संभव होता भी है कई बार। तो इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मानना ये था कि हमारे घरों में क्या हो रहा है इस बात की जानकारी बाहर की दुनिया को न लगे, इसीलिए उन्होंने अपने घरों के दरवाजे सड़क की विपरीत दिशा में भी किए थे। इस बात को ध्यान, ये एक सामान्य तथ्य है जो अधिकांश इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि ऐसा हो सकता है कि घरों के दरवाजे यदि सड़क की ओर खुलते तो लोगों का जो व्यक्तिगत, जो निजी और गोपनीय जीवन था उसके बारे में बाहरी दुनिया को पता न चले। इस वजह से भी दरवाजे किस तरफ थे? सड़क के विपरीत दिशा में थे। इस बात को ध्यान रखिए। और बात करें इसमें क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल कौन कौन सी है, उनके खोजकर्ता कौन कौन है, और वो किस नदी पर स्थित है, और उनकी खोज कब हुई थी, इस सारी बातों के बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले आता है इसमें हड़प्पा। सबसे पहले कौन सा स्थल आएगा? हड़प्पा आएगा। हड़प्पा के बाद आएगा मोहनजोदड़ो। कौन सा आएगा? मोहनजोदड़ो। उसके बाद आएगा चनहुदड़ो। उसके बाद आएगा कालीबंगा। उसके बाद आएगा लोथल। उसके बाद आएगा सुरकोटड़ा, और इसके बाद आएगा मांडा। ये 7 मुख्य स्थल है जिनके बारे में हमें देखना है। इनकी खोज किसने की थी, खोज कब की थी, और इन स्थलों की अवस्थिति किस नदी पर थी, इस बात को ध्यान रखना है।
हड़प्पा की खोज 1921 में की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और दयाराम साहनी का पूरा नाम कह दीजिए तो राय बहादुर दयाराम साहनी था। राय बहादुर उनकी उपाधि थी और दयाराम साहनी उनका नाम था। इन्होंने 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की थी और सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज होने की वजह से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। ये सबसे एक बात और ये कि जिस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम देकर के पाकिस्तानी इतिहासकारों पुरातत्वविद बड़े चौड़े हो रहे, उनको ये नहीं पता कि दयाराम साहनी कहाँ के थे? भारत के थे। भारत के इतिहासकार ने उसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। या यूं कह दीजिए उस स्थल की सबसे पहली खोज किसने की थी? भारत के इतिहासकार ने की थी। अब बात करते हैं हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? तो उत्तर होगा रावी नदी के तट पर। उसके बाद मोहनजोदड़ो 1922 में इसकी खोज हुई और खोजकर्ता का नाम क्या था? राखलदास बनर्जी या इनको बोलते आर.डी. बनर्जी। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने 1922 में किसकी खोज की? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और ये जो मोहनजोदड़ो किस नदी तट पे है? सिंधु नदी तट पे। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद बात करते हैं चन्हूदड़ो की। तो चन्हूदड़ो की खोज कब हुई थी? 1931 में क्रमबद्ध तरीके से, लगातार क्रमबद्धता से मैं आपको बता रहा हूं। चन्हूदड़ो की खोज 1931 में की थी। किसने की थी? N.G. मजूमदार ने की थी। नाम शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा नाम बताऊंगा। चन्हूदड़ो की खोज 1931 में N.G. मजूमदार, नन्नी गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी। इस बात को ध्यान रखें। और ये भी सिंधु नदी तट पर स्थित स्थल था। उसके बाद बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा की खोज कब हुई थी? 1953 में। खोज करने वाले कौन थे? अमलानंद घोष थे। अमलानंद घोष। एक तथ्य, दो तथ्य हो रहे यहाँ पे। एक तो ये कि राजस्थान की एक और संस्कृति जिसका नाम है सोथी संस्कृति, और सोथी संस्कृति को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। एक तो बात है। दूसरी बात ये कि 1953 में अमलानंद घोष ने तो इसकी खोज कर दी, लेकिन अमलानंद घोष से पहले किसने प्रयास किया था? तो टेसी टोरी महोदय ने इसका प्रयास किया था। कालीबंगा पर रिसर्च करने का या वहां पर सर्वेक्षण करने का काम किसने किया था? टेसी टोरी महोदय ने किया था। इसके बाद बात करते हैं कौन सी नदी तट पर ये? तो घग्गर नदी तट आ जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं लोथल की। तो लोथल की खोज हुई थी 1957 में। ठीक है, और लोथल की खोज करने वाले इतिहासकार का नाम क्या था? रंगनाथ राव। और लोथल जिस नदी तट पर अवस्थित था उसका नाम क्या था? भोगवा नदी। और ये कहां पड़ता है? गुजरात में। इस बात को ध्यान रखिए। लोथल की खोज 1957 में हुई। खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव थे। और ये किस नदी के तट पर अवस्थित था? भोगवा नदी। उसके बाद बात करते हैं सुरकोटड़ा की। सुरकोटड़ा की खोज 1964 में हुई थी और इसकी खोज किसने की थी? J.P. जोशी, जगपति जोशी इनका पूरा नाम है। और सुरकोटड़ा कहां पड़ता है? कच्छ के रण में पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिए। और कच्छ का रण भी कहां है? गुजरात में। और रण शब्द से क्या से है? रण का मतलब क्या होता है? तो जहां मरुस्थलीय एरिया होता है, जहां मरुस्थलीय एरिया होता है वहां बालुका स्तूपों के मध्य जो अस्थायी झील टाइप की जो चीजें बन जाती है उनको क्या कहते हैं? रण कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद बात करें मांडा की। तो मांडा की खोज कब हुई थी? 1982 के रूप में। और खोज करने वाले भी कौन थे? J.P. जोशी, जगपति जोशी थे। और मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और किस नदी तट के किनारे अवस्थित है? तो ध्यान रखना, ये चिनाब नदी के किनारे अवस्थित है। चिनाब को चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। चंद्र और भागा दो जलधाराएं मिलकर के जिस नदी का निर्माण करती है उसे चंद्रभागा या चिनाब नदी कहती है। इस बात को ध्यान रखिए। और मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। इस बात को भी ध्यान रखिए। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, उनके खोजकर्ता थे, उनके खोज करने का वर्ष था। और ये स्थल कौन सी नदी किनारे अवस्थित थे इनका भी हमने यहाँ ब्यौरा प्रस्तुत किया।